हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी और एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जुड़े हैं लेक्चर नंबर 3 और जहां पे हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। और आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बात करते हैं। इस पूरे सीरीज को हम लोगों ने एनसीईआरटी और आर एस शर्मा पे बेस रखा है। आप सबसे निवेदन है कि क्लास लेते समय आप छोटे छोटे माइंड मैप बनाएं और हमारी कोशिश होगी कि इस सीरीज के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे, कब और कहाँ इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले वैदिक एज के बारे में अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि इसका व्यू ओरिजिन का अलग अलग आता है, बट हमें जानना होगा कि आखिर इसको वैदिक एज क्यों कहा गया, ऋग्वेद में क्या मेंशन किया गया है। तो सिंपल आपको ये क्या करना क्या है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 4 चीज़ों पे आपको ज़रूरी फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन एंड कल्चर। जब आप इस तरीके से इस टॉपिक को देखेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे पास ऋग्वेद आ चुकी थी और फिर लेटर वैदिक पीरियड में हमारे पास और 3 वेद आई। तो हमारे लिए जो बेस्ट सोर्स है इस टॉपिक को पढ़ने का वो है ऋग्वेद। और क्या लिखा है ऋग्वेद में वो यूपीएससी को चाहिए। लेकिन इस टॉपिक में आपको ज्यादा फोकस करना है कि अगर कोई टर्म यूज किया गया है उसका मतलब क्या होता है। उसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि इनमें विमेन के बारे में क्या बात की गई है, स्कूल्स के बारे में क्या बात की गई है, वॉर के बारे में क्या बात की गई है और पॉलिटी के बारे में क्या बात की गई है। सबसे पहले शुरुआत में हम देखते हैं कि इस पीरियड को बनाया कैसे गया है। आप सब जानते हैं कि अलग अलग व्यूज हैं कि हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद और आर्यन इन्वेजन हुआ और उसके बाद आर्यंस लोगों ने इंडिया के ऊपर एक पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया। इसके और भी व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। ये पीरियड 1500 से 600 बीसी की ओर लेके हमें जाएगा और इसमें हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है जहां पे हम फोकस करते हैं वो है वैदिक टेक्स्ट। हाँ, सही सुना, हम वैदिक टेक्स्ट में ऋग्वेद। लेकिन उसके अलावा क्या हम लोग इस टॉपिक को आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से पढ़ सकते हैं? जी नहीं, हमारे पास बहुत ही कम है। इसलिए हमें इस पूरे टॉपिक को सिर्फ ऋग्वेद के ही थ्रू पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो वैदिक टेक्स्ट जो है ऐसा माना जाता है कि इंडो आर्यंस ने इसको पूरा लिखा है और इसीलिए आर्यन वगैरह शब्द का इस्तेमाल होना शुरू कर दिया। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद जैसी बुक पूरे वर्ल्ड में बेस्ट बुक्स में से एक बुक है और ये जानकारी देती है कि उस समय का समाज किस तरीके से रहता था और किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में डेमोक्रेसी की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। उसके हमें कंसेप्ट सभा और समिति से मिलते हैं। जब हम बात करते हैं कि इंडो आर्यंस एक ग्रुप है, ये सब ग्रुप है जो ईरानियन ब्रांच से निकलता है। मैंने फिर कहा कि हमने एनसीईआरटी को फोकस करके वो बनाया हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज की जो सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है वो शो करती है कि इनका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास एक बुक है जो जोरेस्ट्रियंस यूज करते हैं, जिसको ज़ेंड अवेस्ता कहा जाता है। उस बुक में और ऋग्वेद में काफी सारी सिमिलैरिटीज पाई गई, पर्टिकुलरली गॉड्स के नाम को लेकर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आर्या का मतलब ही होता है टू कल्टिवेट, और अब सब जानते हैं कि कल्चर का मतलब ही यही है। जी हाँ, तो आज हमें पढ़ने का मौका मिलेगा कि एनसीईआरटी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है और हमें किस तरीके से इस एग्जाम को और इन पॉइंट्स को अब याद रखना पड़ेगा और मेंस में और प्रीलिम्स में उसी चीज को फोकस करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो इसका जो टाइम पीरियड चलेगा, सबसे पहले हम एक पूरा टाइम पीरियड बनाते हैं। आपके लिए अच्छी चीज ये रहेगी कि इस पूरे पीरियड के अंदर हमारे पास वेद है। पहले 1700 से 1700 बीसी, 1500 बीसी टू 600 बीसी हम पीछे चल के आए। ये हमारे पास सबसे बड़ी वास्ट लिटरेचर का एक पीरियड है। हम वेदों की बात करें तो वेदों के साथ साथ हमें आर्यनकास मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, ब्राह्मणास मिलते हैं, रामायण मिलते हैं, महाभारत। यानी कि हमारे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी भी सोर्स की कमी नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकारियों का मानना है कि अगर हम सिर्फ हिस्ट्री इन बुक्स के आधार पर बनाएंगे तो थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव निकलेगा। लेकिन अच्छा होता कि हम लोग थोड़ा सा उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के तौर पे भी देख सकते हैं। काफी बार एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं कि वहां मेंशन किया गया है कि एक हिस्टोरियन को किस तरीके से वेदों को पढ़ना है। यानी कोशिश कर रही है कि लोकेशन बात करें, रिवर्स के बारे में बात की गई है, ताकि हम लोग सही नतीजे पे पहुंचे कि आखिर ये बुक्स हमें क्या बोलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टर्म वेद जो है वो सुपीरियर नॉलेज को बताता है। आप छोटे से नोट ऐसे ही बना सकते हैं। और वो वेद जो है वो ड्राइव हुआ है विद, मतलब जो जानना,
टू नो समथिंग। बस ये है वेद का कंसेप्ट। और हाँ, मानते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, और ये टर्म उसके साथ एग्जैक्टली मैच भी करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल मंत्रास यानी हिम्स जो है वो 1028 है, जो कि पहले ज्यादा थे फिर कम हुए। ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि ये आर्यन ने कंपोज की, फिर बाद में सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहा। और आज हम इसी ऋग्वेद के ऊपर और नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकी की वेद को लेंगे। हम सबसे पहले करते हैं हु वेयर दीज आर्यंस, कहां से आए, एक सवाल है और हर कोई जानना चाहता है। हम एनसीईआरटी की अगर बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया जा रहा है बार बार वो है कि क्या हम लैंग्वेज के थ्रू पता कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट सोर्स है वो ये है कि हमें पता करना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज जो पर्टिकुलरली चेत संस्कृत की बात कर रहे हैं हम, संस्कृत नहीं चेत संस्कृत की बात कर रहे हैं, जो प्योर संस्कृत है उसका ओरिजिन हमें देखना पड़ेगा। उसके तौर पे हम जब लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका काफी सारा कनेक्शन जुड़ता है ज़ेंड अवस्था के साथ, लैटिन, संस्कृत, ग्रीक, और इसी से साबित होता है कि शायद कोई कनेक्शन रहा होगा। इसके अलावा आपके पास कोई क्लैरिटी तो नहीं है, बट हम ये मानते हैं कि यही बात में संस्कृत फ्लोरिश हुई और इसी तरीके से फिर कंटिन्यूअसली ये एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक ट्रांसफर भी की गई। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज लैंग्वेज के आधार पर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंडो यूरोपियन, पर्टिकुलरली ये कहा जाता है कि ये स्पीकर इंडो यूरोपियंस हैव ए कॉमन होमलैंड। फिर उसमें आर्टिक रीजन होता है, जर्मनी है, सेंट्रल एशिया है, लेकिन वही वाली बात आके अटकती है कि क्या ये सारी चीजें सही होंगी। इसके ऊपर इतिहासकारी अलग अलग राय रखते हैं, बट हम ये मानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स में जो मेंशन किया गया वो हमें अपने आंसर में भी डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको अलग अलग व्यूज डालने पड़ेंगे ताकि चेक करने वाले को ये पता चले कि आप बहुत सारी महारत रखते हैं, हर चीज के बारे में आपको पता है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने भी हम लोगों को आर्टिक रीजन ही दिखाया था, क्योंकि वो मानते हैं कि उसके अंदर जो कैलकुलेट किया गया है दिन और रात के बारे में वो भी इसी तरीके से शो करता है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो मैप दिखाता है उसमें भी लोकेशन ब्लैक सी, फिर इंडो ईरानियंस और फिर इंडिया के अंदर वो लोकेट होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो अर्लियर जो इनका सबसे पहले जो लोकेट किए गए हैं वो ये पंजाब के रीजन के अंदर है, और इस पंजाब के रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनिशियली सेटलमेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स एरियाज में होती है। माना ऐसे जाता है कि ये सबसे पहले कैटल रेयरिंग का काम करते थे। जी हाँ, कैटल रेयरिंग ही हुआ करती थी और कैटल रेयरिंग के ही ऊपर सारा टॉपिक भी बना। उसके अलावा लेटर ये लोग बाद में इंडो गैंजेटिक एरियाज के अंदर मूव होते हैं, इस एरियाज के अंदर, और फिर वहां से शुरुआत होती है आर्यवर्ता और पूरे भारत को फिर कैप्चर किया जाता है। यानी कुल मिला के बात ये बनी कि ये लोग कैटल रेयरिंग करते थे और उसके बाद अपने कैटल्स को बचाने के लिए ये भगवान को पुकारते भी थे, और उसी पे फिर रिलीजन के बहुत सारे हम लोगों को टॉपिक्स भी मिले। अब अगर वैदिक टेक्स्ट को हम डिवाइड करें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, पहले अर्ली वैदिक और फिर द लेटर वैदिक, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ऋग्वेद इज अ सोर्स, यस, हमें सोर्स मिलता है कि इन्होंने जिस नदियों के बारे में, नाउ सी ऋग्वेद एज ए जियो, तो इस पे हमें पता चलता है कि वो इंडस, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, बेस, सतलुज के बारे में बात करते हैं, जो कि इनके पुराने नाम हैं, और साथ में वो कहते हैं कि इंडस, सरस्वती आर मेंशन रिपीटली, यमुना एंड गंगा आर मेंशन ट्वाइस इन द ऋग्वेद और वंस इन द ऋग्वेद। इवन दो क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो वो मेंशन करते हैं कि एक बार, इट वेरीज, सो काइंडली कीप इट वंस इन अ ऋग्वेद। इस बात से ये साबित होता है कि ये सारी चीजें शो करती हैं कि आखिर किस तरीके से हमें ये सारी चीजें पता चलती। ये चीजें तभी पता चलती हैं जब हम लोग प्रॉपरली जानकारी रखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम टॉपिक किसी डॉक्यूमेंट के तौर पे पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसको ऑथेंटिक करने के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब हम बात करते हैं कि वो रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ रिवर ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब है उनका इकोनॉमिक पर्पस है। कुछ रिवर ऐसी हैं जिनको कुछ ही बार, जैसे मैंने कहा कि गंगा और यमुना को वो एक ही बार रिपीटली कर रहे हैं, इसका मतलब है शायद इनकी तरफ उनका कम झुकाव रहा है, लेकिन बात तो की गई है। इससे हम पता कर सकते हैं कि अर्लियर वो जियोग्राफी के बारे में क्या नॉलेज रखते थे। उसके अलावा ये समझा जा सकता है कि अगर वो यही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि अभी वो यमुना यानी कि अपर गंगा एरियाज मोस्टली कन्फाइंड टू इंडस, अभी सिर्फ वो इंडस के ही इर्द गिर्द में, क्योंकि अगर वो इंडस के आगे होते या इंडो गैंजेटिक्स वाले तो जरूर उन्होंने ये बात जरूर मेंशन की होती। तो हमें हमने सोर्सेस से पता चलता है, यानी बुक्स के थ्रू पता चलता है कि उन्होंने कौन से एरिया को उस समय कंट्रोल करके रखा हुआ था।
इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सिंपल फॉर्म में बेसिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो फैमिली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको टर्म यूज किया गया कुला, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी मेंशन है। बहुत सारी फैमिलीज आपस में ज्वाइन होंगी, किनशिप बेस्ड, विलेज मींस ग्रामा एंड ग्रामीणी एंड सेवरल अदर ग्रुप्स जब मिलेंगे तो एक विश्व बनाएंगे जो इसको हेड करेगा विश्वपति। आप सब जानते होंगे कि ऋग्वेद की पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे राजन को चुना जाता था। जी हां, राजन को चुनने के लिए उसको फिजिकली फिट, एक एज ए प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर के तौर पे देखा जाता था। कहा ऐसा जाता था कि राजन में उन लोगों को अपना आर्यन दिखता है, इंद्र दिखता है, और वो राजा से बार बार ये कहते थे कि आपको हमारी कैटल्स को प्रोटेक्ट करना है, बदले में हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे। गिफ्ट का मतलब हम गाली वगैरह दे देंगे, और मोस्टली उस समय जो गिफ्ट दी जाती थी वो काऊ थी। इससे ये साबित होता है कि एक ट्राइब का है जहां राजन रूल कर रहा है, और अर्ली वैदिक पीरियड हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट में अगर आप देखेंगे यहां पे उसके पास कोई लैंड नहीं है। प्रोटेक्ट पीपल एंड कैटल, गोपति एंड एडवाइजर पुरोहित उसके साथ होगा, और सभा और समिति होगी। क्लास 6 की एनसीईआरटी मेंशन करती है कि लड़ाई जो है वो ज्यादातर कैटल्स पे ही होती थी, लेकिन ये भी होता था बट फ्यू, कुछ लड़ाइयां लैंड और वाटर के ऊपर भी हुई है। लेकिन राजन को कोशिश करनी होती थी कि वो अपनी ट्राइब को बचाए, क्योंकि वो एज ए प्रोटेक्टर देखा गया है, वो एज ए प्रिजर्वर देखा गया है, और उसको 2 आदमी साथ दिए जाते थे ताकि उसको एडवाइस करें। हर साल सभा होगी और सभा और समिति के सामने राजा को आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आखिर उसने 1 साल में लोगों के लिए क्या किया। अगर सभा और समिति सेटिस्फाई होती है तो अगले साल फिर से राजन को चुना जाएगा। राजन इसके बाद यज्ञ भी करेगा ताकि लोगों को पता चले कि फिर से राजन को चुना गया। इससे साबित होता है कि राजन को अनलिमिटेड पावर नहीं दिए गए, यानी कि बात वहीं पे आ गई कि क्या सर ये हेरिडिटरी बेस था। तो इसको आप क्लियरली आर एस शर्मा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां लिखा हुआ है कि राजन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा सभा समिति को, और पुरोहित और उनके साथ इस सेनानी का बहुत बड़ा रोल है। ये लोग भी उसके बारे में बताएंगे कि क्या उसने अच्छा किया, तो ये आगे बढ़ेगी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड ये पूरी तरीके से हेरिडिटरी बेस्ड हो चुकी थी, लेटर वैदिक पीरियड के भी लेटर पार्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट देखने को मिलता है, जहां लोगों को ये हक दिया गया था कि वो चुने कि वो किस टाइप का ट्राइबल किंग चुनना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सभा समिति एल्डर्स की होती है, वहीं पे समिति में सब लोग आ सकते हैं, और हमें यह बताया गया कि काफी सारे लोग जमा होते थे, राजा से सवाल भी पूछे जाते थे, क्या राजा जी क्या किया है हमारे लिए, और राजा फिर उनका जवाब देने के बाद लोग खुश भी होते थे और राजा को गिफ्ट करते थे। इस गिफ्ट के लिए याद रखिएगा मेंशन किया गया है कि किसी को कंपेल नहीं किया जाता था, वो बस एज ए गिफ्ट के तौर पे दे देते थे और राजा ले लेता। ऐसे ही चलते चलते लेटर पीरियड के अंदर राजा फिर इसी पॉइंट को चेंज करके टैक्स इंपोज करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर सोशल लाइफ देखेंगे तो सोसाइटी अभी भी पेट्रियार्कल है, यानी कि यहां पे अभी भी मेल डोमिनेंस देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल की भी वैल्यू है। क्लास 6 की एनसीईआरटी मेंशन करती है कि यहां पे अभी भी मेल को पुकारा जा रहा है कि हमें लड़का हो, लेकिन उसमें मेंशन किया गया है कि इसलिए क्योंकि उसको अपने ट्राइब को बचाना है। लेकिन यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई गई। लेकिन साथ में ही अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के अंदर एक्सप्रेस किया गया है प्रजा इंक्लूडिंग बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, और उसके साथ साथ ही कहा गया कि एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो ब्रेव हो। फैमिली के हेड को गृहपति कहा जाता था, अभी भी मेल है, लेकिन याद रखिएगा यहां पिताजी माताजी को वही सम्मान देते थे। यहां दोनों मिलकर घर चलाते थे, घर गृहस्थी के लिए इकोनॉमिकली दोनों डिस्कस भी करते थे। विमेन को बाहर जाने की भी इजाजत हुआ करती थी, एजुकेशन भी ले सकती थी। यानी यहां पे हमें उस तरीके का रिजिड फॉर्म देखने को नहीं मिला जो लेटर वैदिक के लेटर पार्ट में देखने को मिला। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो शादी जनरली प्रैक्टिस जो होती थी वो मोनोगैमी होती थी। हाँ, अपर फैमिलीज में थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन गर्ल्स नॉर्मली मैरी करती थी, उनको पूछा जाता था, उनको ये भी इख्तियार होते थे कि कौन सा लड़का वो चुनेंगे। लेकिन एक चीज जो दिक्कत हुई वो ये थी कि डिवोर्स अभी भी लीगली नहीं था। इसके साथ साथ वुमेन एंड मेन वेर इक्वल, मेजर सेरेमनीज वगैरह होती थी, रिलीजियस में एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। हमारे पास कुछ अच्छे खासे नाम हैं जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिए हैं, इन्होंने मंत्र भी लिखे हैं। सो ये सजेस्ट करता है कि ऋग्वेद के अंदर विमेंस को बहुत अच्छा खासा पोजीशन दिया गया है। फूड में ये बहुत अच्छा खासा फूड भी लेते थे, इससे पता चलता है कि उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आर्यंस और नॉन आर्यन के बीच में हमें यह भी देखने को मिला, जैसे फेयर एंड डार्क, और इसके अलावा लेकिन यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, क्योंकि अभी भी जो वर्ण सिस्टम था वो बाय बर्थ नहीं हुआ था, बाय ऑक्यूपेशन था। तो यहां पे ऐसी तरीके की चीजें नहीं हुई जो लेटर पीरियड के लेटर पार्ट में हुई। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा का कंसेप्ट तो आ चुका है। ब्राह्मण, पुरोहित,
राजा, क्षत्रिय, कॉमन पीपल वेश्यास और दासा एंड दासीज जो हैं वो शूद्रास रहेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। लेटर वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट वाली जैसी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, कैटल रेयरिंग मेन ऑक्यूपेशन होता था, एग्रीकल्चर भी होता था, बट एग्रीकल्चर सरप्लस में नहीं था। एग्रीकल्चर बस कंजप्शन पर्पस के लिए लाता था, यानी कि अपने लिए लिया, उसी को यूज करने के बाद एस्टिमेटेड और सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान वो होता था जिसके पास काव होती थी और रिवॉर्ड में गाय ही दी जाती थी। डॉटर जो होती थी उसको दोहित्री कहा जाता था। ये आपको टर्म्स याद रखने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। काम को लेके भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग काम किया गया है, यानी कि ऋग्वेद के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का काम किया जाता था, काफी सारे काम किए जाते थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऋग्वेद में हमारे पास रिलीजन को लेके भी काफी सारी चीजें हैं। हमें ये बताया गया है कि अब ये बहुत अच्छे खासे रिलीजन लाइक अगर आप देखेंगे तो ग्रीक गॉड जैसे उनके यहां पे हुआ करते थे वैसे मानते हैं। वॉर लॉर्ड के बारे में बात की गई है, मेल फीमेल सारे यार। और आपको याद होगा कि आप ये इंद्र, वायु और अग्नि को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अग्नि को, क्योंकि सबसे पहले आप देखेंगे तो अग्नि जो है उस समय मीडिएटर गॉड बनाया जाता था और ये कहा जाता था कि भगवान तक जो बात हमारी पहुंचाएगी वो अग्नि ही है। इसलिए इनके ऊपर 200 से ज्यादा हिम्स लिखे गए। उसके अलावा वरुणा वाज सपोज्ड टू बी द अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। इससे साबित होता है सर कि लेटर वैदिक पीरियड में काफी सारी चेंज आई होंगी, यानी रिलीजन चेंज हुआ होगा और साथ में ही यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी। उम्मीद है कि आपने एक ओवरव्यू लिया होगा, क्योंकि जितना आप इन क्लासेस को समझेंगे आगे जीएस में मेरे साथ जुड़िएगा जहां हम पूरी सीरीज को चलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।